जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो जगदीश मामीडाला हो, जिनको बाकायदा इनाम दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है जेएनयू को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और उसी सीक्वेंस में फिर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित आती है, हमारी वाइस चांसलर, एंड शी प्लेज द सेम गेम कि जेएनयू को कितना खराब किया जाए, कितना बदनाम किया जाए, कि उनको भी कोई इनाम दिया जाए। तो जो काम हम स्टूडेंट सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए करेगी, हम जब आएंगे तो हमारे लिए वो ऐसे प्रोफेसर्स हमारे क्लासरूम्स में लेकर आएंगे जिनसे पढ़कर हम और बेहतर होंगे। आज भी जब CUET से पढ़कर स्टूडेंट्स आते हैं जेएनयू, CUET का एग्जाम देकर, तमाम प्रोपेगेंडा को सुनते हुए, सारे अटैक्स, सारी बदनामी के बावजूद जब वो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो क्लासरूम्स में जाते हैं, हमसे यही पूछते हैं कि कौन से प्रोफेसर्स का हम कोर्स लें, ज़रा बताइए। क्योंकि उन्हें भी उन्हीं सारे प्रोफेसर्स से पढ़ने का मन होता है जो एक टाइम पे जेएनयू के प्रशासन ने क्यूरेट किया था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उनको वही जानना होता है कि आखिर ये कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनसे आप पढ़कर दिन भर सड़कों में इतने तेज आवाज़ में बात कर पाते हो, इतने नारे लगा पाते हो, आखिर वो कौन है। बट बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अब बहुत कम वैसे प्रोफेसर्स बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही भर्तियां हो रही हैं जिनकी क्लासेस स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि करना पड़ता है। चाहे वो जेएनयू स्टूडेंट सुनकर आते हैं कि जेएनयू में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता, जेएनयू में आप किसी भी सेंटर के भले ही स्टूडेंट हो, कहीं और किसी और भी सेंटर में जाके कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन लगातार ये चीज़ें कम हो रही हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आज ही कई स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि जब भर्तियां ऐसे हो रही हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी जिन लोगों को रिजेक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एकदम टारगेटेड तौर पे उन्हीं लोगों का, जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो रिजेक्टेड प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं की अगर भर्ती हो रही है तो वो प्रोफेसर्स कहाँ जा रहे हैं जो सेलेक्ट, एक्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी उनको सेलेक्ट करती है, वो जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये भी एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कि सरकारी, जैसे सरकारी स्कूलों को एकदम बदहाली के हाल में छोड़ा जाता है, वैसे ही अब यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी तरीके से ढाला जाएगा कि जिनको अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाइए, क्योंकि सरकार ने आपके बेहतरीन से बेहतरीन एकेडमिशियंस को रिजेक्ट किया है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही उनको नौकरियां दी हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो हमारी वाइस चांसलर हैं, बीएचयू में जाकर, कल वायर का रिपोर्ट आया था जिसमें वो बीएचयू में जाके कह रहे हैं कि जेएनयू का कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि मंदिर बनाना चाहिए क्योंकि फंड नहीं आ रहा है। एज अ स्टूडेंट एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ जेएनयू, मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर फंड नहीं आ रहा है, तो आपको मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और बाकायदा कहिए इस बात को कि सरकार जेएनयू को फंड नहीं दे रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। जो इल्जामात वो हम पे लगा रही हैं, आज बीजेपी आरएसएस की सरकार में यूनिवर्सिटीज जो हो गई हैं वो सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल नॉलेज मेकिंग मशीनरी बन गई हैं, और दूसरा करप्शन का। हम इस बात पे भी आएंगे कि किस तरीके से आज जेएनयू की वीसी ऑलराउंडर हैं, किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में करप्शन चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी नोट कराना चाहूंगी कि किस तरीके से पूरा जेएनयू प्रशासन जो अपने स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता, अपने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम नहीं दे सकता। आप लोग जाइए, जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग के रूल्स देखिए, कायदे से लिखा हुआ है, साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजियस और किसी भी पॉलिटिकल संगठन को वो एक्सेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन लगातार आरएसएस का प्रोग्राम जो अभी यूथ कुंभ हर जगह हुआ था, युवा कुंभ, वो जेएनयू में भी कराया जाता है इललेजिटिमेट तरीके से। लगातार इस्कॉन आता है, अपने इवेंट्स कराता है, और किस तरीके से सूडो साइंस को बढ़ावा दिया जाता है जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वही वीसी हैं जो एकदम शुरुआती दौर में आते ही गर्भ धारण संस्कार कराती हैं, उसका वर्कशॉप कराती हैं महिलाओं के लिए। दिस इज व्हाट आवर वीसी इज डूइंग विद अस। उसके बाद जब हम सिर्फ इतना ही नहीं, कन्वेंशन सेंटर ही नहीं, अभी हमारी काउंसिल मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें काउंसलर्स ये बता रहे थे, फॉर एग्जांपल नैनो स्कूल का काउंसलर ये कह रहा था कि हमारे पास क्लासरूम्स नहीं है बैठने के लिए। लेकिन उन क्लासरूम्स में होता क्या है, वो क्लासरूम आरएसएस द्वारा हाईजैक करके रखा जाता है पूरे तरीके से। वहां सिर्फ और सिर्फ ताला लगा रहता है और आरएसएस की मीटिंग्स के लिए वो खुलता है सिर्फ और सिर्फ। ये नैनो साइंस की बात नहीं है, ये SCSS की भी बात है। जगह जगह ऐसी ही चीजें चल रही हैं। आरएसएस को खुले तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है मीटिंग्स के लिए, और स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ रुपया मांगा जाता है, उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि हमारी वीसी ऑलराउंडर कैसे है।
मुझे याद है कि हमारे चुनाव के तुरंत बाद जो सबसे पहला मेमोरेंडम हमने दिया था वो इसलिए दिया था कि किस तरीके से जो नॉन टीचिंग स्टाफ में सैनिटेशन वर्कर्स आते हैं उनसे 40-40 हज़ार रुपए वो लेती हैं, और वो जब उनको वो PSR रॉक वगैरह में या वॉशरूम्स में जाके वो पैसा लिया जाता है कि कोई देख ना पाए, और उसके बाद भी 26 दिन की नौकरी उनको नहीं दी जाती है महीने की, क्योंकि ये कहा जाता है नौकरी है ही नहीं। आप 30 लोगों से खूब सारा पैसा ले लो और बोलो कि हमारे पास तो 30 लोगों के लिए नौकरी नहीं है, आप लोग एक एक हफ्ते काम करिए। और जब वो वर्कर्स जाते हैं वीसी की मीटिंग में कि हमें अपना अधिकार दीजिए, हमें जस्टिस दीजिए, तो वही क्लासेस दिमाग लगा के वीसी और उनका प्रशासन ये कहता है कि ये दारू पीकर आए थे और दारू पीकर आकर हिंसा कर रहे थे हमारे साथ, इसीलिए हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स, आपको खुला इनविटेशन है मीडिया को हमारी तरफ से कि आप चाहे वीसी से परमिशन लेकर आइए, चाहे कैसे भी आप प्रशासन से पूछिए कि हमें एक्सेस दिया जाए। आप एक्सेस लीजिए हमारे हॉस्टल्स का, आप एक्सेस लीजिए हमारी सारी बिल्डिंग्स का, हमारी लाइब्रेरी का, और देखिए कि किस हालत में हम रह रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स तो अय्याशी करते हैं, आपको खुला इनविटेशन है, आप देखिए कि हम किस तरीके से अय्याशी करते हैं, किस तरीके से छतें गिरती रहती हैं। बारिश का मौसम है, स्टूडेंट्स अपनी अलमारी में कपड़ा तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस कदर सीलन लगा होता है। ये हाल है। आप बराक से, आपके हॉस्टल में मेस नहीं है, आपको चल के दूसरे हॉस्टल में आना है 3 वक्त का खाना खाने, लेकिन सड़क पर इतना ऊंचा पानी रहता है, आप एक पगडंडी पे, एक पतली सी हाइट है सीमेंट की, उस पर आप चलकर आते हैं। ये है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारी यूनिवर्सिटी का पैसा कहाँ जा रहा है? ये सवाल हमारा DOS से है, जो बार बार हमें ये कह देती हैं कि पैसा नहीं है। बार बार हम जहाँ भी जाते हैं कहा जाता है कि स्टाफ ही नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी में 3 ऐसे हॉस्टल्स हैं, गोदावरी हॉस्टल, कावेरी एंड पेरियार, जो कि PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए वो हॉस्टल्स बने हैं। लेकिन वो एक मजाक के तौर पे हैं, क्योंकि उन हॉस्टल्स में लिफ्ट तक नहीं है। क्यों नहीं है लिफ्ट? क्योंकि लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है। और वो हमसे इस बेरोजगारी के दौर में, जब हम चीफ इंजीनियर से पूछने जाते हैं कि लिफ्ट ऑपरेटर्स क्यों नहीं हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि कोई नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करता। जब हम हेल्थ सेंटर में जाते हैं, हम पूछते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट फुल टाइम वहाँ पे क्यों नहीं बैठती हैं, उनका कोई प्रॉपर शेड्यूल क्यों नहीं है, तो वो इस बेरोजगारी के दौर में हमसे कहती हैं कि नौकरी के लिए कोई अप्लाई ही नहीं करता। तो जेएनयू में कोई नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है, ना जाने क्यों। लेकिन पिछले फरवरी में भी ऐसे कागज हमें मिले थे और हमने दिखाया था कि किस तरीके से एनटीए का नाम इस्तेमाल करके नॉन टीचिंग स्टाफ में भी किस तरीके से धांधली की जा रही रिक्रूटमेंट में। हरियाणा के 2 सेंटर्स से ही सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है, भले ही उन लोगों में काबिलियत हो या ना हो, वो सिर्फ रुपया देकर आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और स्टूडेंट्स का कोई भी काम नहीं हो पाता है। और इसका इल्जाम हम अपने डीन ऑफ स्टूडेंट्स पे लगाते हैं। वो जिम्मेदार है, वीसी जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे चलते हैं। मई के महीने में सारे गार्ड्स हमारे पास आके कहते हैं कि किस तरीके से उनसे 40,000 रुपए लिए जा रहे हैं अपनी नौकरी को। एक कंपनी से चेंज होकर जब दूसरी कंपनी आ रही है तो वो नई कंपनी 40,000 रुपए मांग रही है। हमारा वाइस चांसलर पे ये इल्जाम है कि ये जानते हुए कि उस कंपनी के पास 1 रुपया नहीं है, वो कंपनी बैंकरप्ट है, उनको वो टेंडर देती है ताकि वो पैसा लें, ब्राइब लें इन गार्ड से, और उनका भी वहां पे कट हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब स्टूडेंट यूनियन और एक्ट 2 लड़ता है, इंश्योर कराता है, हम कहते हैं उनसे कि आप पूरी इन गार्ड्स की जमीन जायदाद लिखवा लीजिए, लेकिन उसका रसीद दीजिए, आप रसीद दीजिए, कितना भी पैसा ले, लेकिन वो उससे मुकरते हैं। और वाइस चांसलर जाके फिर कहती है, जिस वाइस चांसलर के पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है, वो गार्ड से जाके ये कहती है कि चलो उतना रुपया तो नहीं लिया जा रहा है, तुमको कम ही कराना था ना, 10,000 5,000 ही दे दो, पिछले बार भी तो दिए थे, वो ये कहती हैं। लेकिन उसके बाद भी गार्ड्स की पूरे स्ट्रगल से इंश्योर किया जाता है कि 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, और उससे भी वो हमसे खफा होती हैं। और अब जो लगातार हम पिछले 1 साल से कहते आए हैं कि ऐसे प्रोफेसर्स हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, आज भी आपको बताएं कि एंटी स्टूडेंट किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का काम है कि वो स्टूडेंट्स के लिए रन करे, किस तरीके से एंटी स्टूडेंट है। हमारे जनरल सेक्रेटरी, ऑल दो 2 फरवरी को आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से JNUSU के चारों ऑफिस बियरर्स के साथ साथ फॉर्मर JNUSU प्रेसिडेंट को रस्टिकेट कर दिया जाता है, हम पे वैंडलिज्म का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन आज तक
इतने महीने बीतने के बाद लगभग 1 साल होने जा रहा है, वो स्ट्रगल हमसे पहला जो यूनियन था उसने शुरू किया था। आज तक उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के सामने, फैकल्टीज़ के सामने कोई भी कागज़ात दिखा पाएँ कि किस तरीके से वो एफआरटी पास हुआ था, किसने पास किया था, फंड किसने एलोकेट किया था। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ जो उनको उनके क्रेडिट में जाता है, कई कुछ दिनों पहले उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी सर्विलांस पे, कि किस तरीके से यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से जो सर्विलांस सिस्टम रिजेक्ट होकर आता है, बैन होकर आता है, वो हमारे देशों में सिक्योरिटी के नाम पे, महिला सेफ्टी के नाम पर लगाया जाता है। और हमारी भी यूनिवर्सिटी में वही किया गया, और हम उसको बिल्कुल गलत नहीं मानते कि हमने उसको हटा दिया, क्योंकि वो बिना किसी जवाबदेही, बिना स्टूडेंट को कंसल्ट किए, बिना प्रोफेसर्स को कंसल्ट किए, बिना किसी कमेटी के लगाया गया था। और आज तक हमें रस्टिकेटेड एंड आउट ऑफ बाउंड्स ही रखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे तीनों ऑफिस बेयरर्स की पीएचडी आज स्टेक पे है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी, इनका पीएचडी आज स्टेक पे है, क्योंकि ये इनका सिनॉप्सिस पास नहीं हो पाएगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी का सिनॉप्सिस पास हुआ था, उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल एंटी स्टूडेंट्स है, और ये वही लोग हैं जो प्रोक्टोरियल इंक्वायरियां करा के हम पे बेतहाशा फाइन थोपते हैं। और एबीवीपी जैसे संगठन जो लगातार हिंसा करता है, उसका फाइन माफ हो जाता है। लगातार उनका फाइन माफ होता है, चाहे वो प्रॉक्टर को घेरे, चाहे वो कितनी भी तोड़फोड़ करे।